हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? कैसे हैं आप? आज अपन कुछ बेहतरीन सीखने जा रहे हैं जिसमें है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ओहो हो, क्या है इसकी कहानी, क्या है ये इफेक्ट? दरअसल दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है, मतलब इसी का लेना देना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तीन तरह के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और पूरे पीरियोडिक टेबल में तीन तरह के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही आता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ओहो क्या है ये? आज इसी की पूरी चर्चा करेंगे। आज इस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा और अगली क्लास में इसके एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। आज तो केवल यही जानेंगे कि ये क्या है, और ये तीन तरह के होते हैं। तीनों तरह की अपन चर्चाएं करेंगे। विस्तृत चर्चा मैं करूंगा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में दोस्तों। करेंगे इस पे बात। दूसरा, जो पीरियोडिक टेबल में दूसरा इफेक्ट जो आपको खूब देखने को मिलता है, जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, खासकर ये तो आपको एस ब्लॉक में भी देखने को मिलेंगे, पी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा, डी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा, एफ ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा, और अगर आने वाला कोई नया एलिमेंट जी ब्लॉक में भी आया ना, तो दोस्तों जी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा। ये तो इतना कमाल है, इसका तो हर जगह चर्चाएं हैं, पूरा वंश है इसका। इसकी ही चर्चाएं आज करेंगे, इसी की बातें करेंगे। दूसरा है अल्टरनेशन इफेक्ट। ये क्या है अल्टरनेशन इफेक्ट? इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। आज नहीं, आज तो पूरी क्लास केवल इसी को डेडिकेटेड है, केवल इसी के बारे में चर्चाएं होंगी। और तीसरा, ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको पी ब्लॉक में देखने को मिलता है, जिसको आप सेकेंडरी पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। इसको आप सेकेंडरी पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं, सेकेंडरी पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। ये आपको केवल पी ब्लॉक में देखने को मिलता है। और तीसरा उतना ही बेहतरीन, उतना ही जबरदस्त, और वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तीसरे तरह का इफेक्ट है, और इन तीनों इफेक्ट्स का खूब बोलबाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ले देकर यही चलते हैं। ये भी पी ब्लॉक में खूब देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो प्रीवेलेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी बहुत चलता है। इन तीनों की अपन जबरदस्त चर्चाएं करेंगे दोस्तों, लेकिन आज पूरी क्लास इसी को डेडिकेटेड है, इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को। आज इसको सीखते हैं, क्या है ये, क्या है इसकी क्या कहानी है। आज इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को सीखते हैं। तीन तरह के होते हैं दोस्तों। डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन ये कहां से आती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्यों होती है, कहां से आती है ये, तो इसका कर्ता धर्ता, इसका जन्मदाता रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ही है। अब चर्चाएं स्टार्ट करते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, आपने थोड़ी तो पढ़ी होगी, आप थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। होता ही है, जब भी कभी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, आइंस्टीन क्या कहता है? आइंस्टीन कहता है दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट इससे फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। स्पीड ऑफ लाइट क्या है सर? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यही होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, मूव करता है, वेलोसिटी अटेन करता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो कितनी वेलोसिटी हो सकती है? आइंस्टीन ने कहा कि भैया मैक्सिमम वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के बराबर चल सकता है, इतनी स्पीड उसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, इससे ज्यादा स्पीड अटेन करना इम्पॉसिबल है। क्यों कहा उसने ऐसा? कि अगर कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। वो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो सकती है जी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों भाई, उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आइंस्टीन का ऐसा मानना है कि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलेगा ना, अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव करेगा ना, तो फिर उस पार्टिकल का मास जो होगा ना, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट। ओहो, अब ये क्या बला है? अब ये क्या है?
मास उसका इनफाइनाइट होगा, मतलब जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लाइट के कंपैरिजन में लाइट के कंपेरेबल होगी, लाइट के मैग्नीट्यूड के ऑर्डर के बराबर हो जाएगी या उसके आसपास होगी, इसको आप सी बोलते हैं ना, सी के मैग्नीट्यूड के आसपास होगी या उसके कंपेरेबल होगी, तो फिर ऐसे में जो पार्टिकल है वो बहुत मैसिव होता चला जाएगा, उसका उसका वजन बढ़ता चला जाएगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा। तो फिर ऐसे में जो पार्टिकल लाइट की स्पीड के बराबर चलते हैं या फिर लाइट की स्पीड से दौड़ते हैं या फिर लाइट के स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है उसके ऑर्डर के आसपास की अगर उनकी स्पीड है, तो ऐसे पार्टिकल अपने मास को बढ़ाने लगते हैं। उनका जो रेस्ट मास होता है ना, उनका जो रेस्ट मास है, जब वो मोशन नहीं कर रहे होते, रेस्ट पर होते हैं, तो उनका जो रेस्ट का मास है ना, उनका रेस्ट का मास जो होता है ना वो बेहद कम रह जाता है। उनका मोशन करते हुए जो मास होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने एक रिलेशन भी दिया रेस्ट मास और मूव करते हुए बॉडी का मास जो कि बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके बीच क्या रिलेशन है, तो उन्होंने एक रिलेशन भी दिया और उन्होंने बताया कि अगर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, अगर ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी, तो फिर ऐसे में ये वाला जो पूरा रेशियो है ये 1 के आसपास होगा। और अगर ये 1 के आसपास होगा तो फिर ये डिनोमिनेटर आपका 0 को अप्रोच करेगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है तो फिर रिलेटिव स्टिक मास जो होगा ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये आइंस्टीन ने बताया कि जब भी कोई भी बॉडी जब लाइट के स्पीड के बराबर चलती है, उसकी स्पीड से मूव करती है, तो फिर ऐसे में उस बॉडी का मास बहुत तेजी से बढ़ता है, वो बहुत मैसिव हो जाती है। अगर यही चीज अपन इलेक्ट्रॉन पर लगा दें तो फिर क्या होगा? अगर आप इलेक्ट्रॉन पे लगा दें तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ने लगेगा क्या? और अगर इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा तो फिर ऐसे में उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी, क्या क्या बदल जाएगा? तो दोस्तों यही तो जिक्र करना है, यही तो क्लास का विषय है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बेहतरीन समझने के लिए बोर्स मॉडल आया। बोर्स ने बताया कि भैया कैसे कैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है और कैसे कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में बना रहता है। ये बोर ने बताया। उसने कहा कि सिंपल कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। सीधा सवाल आ गया, तुरंत सवाल उठा कि अरे भाई ये एक चार्ज्ड स्पीसीज है, न्यूक्लियस एक चार्ज्ड स्पीसीज है, इसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज्ड स्पीसीज है तो फिर ऐसे में जब भी कोई चार्ज्ड स्पीसीज दूसरे चार्ज्ड स्पीसीज के फील्ड में एक्सिलरेट करती है तो फिर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट भी करती है। और अगर एनर्जी रेडिएट होती जाएगी तो फिर ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता चला जाएगा तो इसे तो गिर जाना चाहिए, इसे तो न्यूक्लियस में कूद जाना चाहिए। ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्पाइरल होता न्यूक्लियस में जा गिरे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको एक अलग तरह के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस कर रखा है। तो यहीं से अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये सब निकालते थे। अरे बोलो ना यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, न्यूक्लियस पर चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस हुआ करता था, जो कि आप ऑर्बिट रेडियस बोलते हैं, यही बोलते थे। और इसको अपन रिलेट कर लेते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। जब भी कोई स्पीसीज ऐसे चक्कर काटती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जो उसको बाहर की तरफ फेंकना चाहता है, उसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v², जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है, और r यही होता है रेडियस। तो यहां से जब आप रिलेशंस निकालते थे, रेडियस का रिलेशन निकालते थे, तो दोस्तों कमाल के रिलेशंस आपके सामने आते थे, आपके सामने जबरदस्त रिलेशंस निकल के आते थे। एक मसला तो ये होता था कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्योंकि उस पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है, जितना उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ फेंकने के लिए उतारू है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर इसीलिए वो एक स्टेबल रेडियस में न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता चला जा रहा है।
आइए आपको मेरी बात समझ में, इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ तो रोटेट करता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये कौन कहता था? ये कहता था बोहर। इट इज अबाउट बोहर, ये बोहर कहता है। कोई दिक्कत नहीं, अपने को ये रिलेशंस, मैं ये आपको रिलेशन जस्ट याद दिला रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता था, इस तरह से दो फोर्सेस अपने आप को बैलेंस करते थे और इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल रेडियस के ऑर्बिट में रोटेट करता रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो अपने को सीखना है कि इसकी वेलोसिटी में अगर चेंज आया, जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से चलने लग जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट के स्पीड के आसपास हो जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन के मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर उसका मास बदला तो फिर कैसे उसका ऑर्बिटल रेडियस बदलेगा, कैसे उसकी पेनिट्रेटिंग पावर्स बदलेंगी, कैसे उसका शील्डिंग इफेक्ट बदलेगा, और कैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। दोस्तों, यही तो अपने को सीखना है, यही तो है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। चलिए करते हैं बात। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा? अपन ने ये देखा कि बोहर के मुताबिक इस तरह के कुछ रिलेशंस होते थे, इस तरह के कुछ रिलेशंस मेंटेन होते थे, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता था। आया समझ में? फिर बोहर के बाद प्लैंक भाई आ गए और वो क्वांटम थ्योरी की बात करते थे। वो तो कहते थे भैया इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट में है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। यही तो कहता था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है nh/2π, यही तो कहता था। और ये क्या होता था? ये होता था लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। यही तो होता था। अरे 11वीं में यही तो सीखा था यार, काइनेमेटिक्स में यही तो सीखा था। और ये सीखा था तो P क्या होता है? mvr, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट nh/2π। यही तो सीखा था। और यहां से अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो nh/2π और MER, यही आता था। ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, और यहां पर भी वेलोसिटी है, तो आप क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन से वेलोसिटी यहां पे स्क्वायर कर दो, यहां पर स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? n²h²। अभी मैं बिल्कुल भी इक्वेशन पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, जो मैं कह रहा हूं वो आप कर लो। 4π² me² और r², यही आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। और अगर ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप इसे यहां पुट करते हैं तो आपको कुछ रिलेशंस मिलते हैं रेडियस के और वेलोसिटी के। ये हैं वो रिलेशंस जो अपने काम के हैं। अभी मैं इक्वेशंस पुट करवाने नहीं जा रहा, वो मेरा काम ही नहीं है, वो आपका 11वीं का खेल था, आपने कर लिया होगा, आप जानते होंगे। मैं तो सीधे इक्वेशंस पर आ गया। मैं आपको ये बता रहा हूं ये इक्वेशंस आई कहां से? बोहर और प्लैंक की थ्योरीज को यूज करके आप ये लेकर आए। आ गया आपको समझ में? रेडियस जो होता है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस है, या फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में है, और जो ऑर्बिटल रेडियस होता है ना, वो दरअसल कुछ इस तरह का रिलेशन रखता है। किस तरह का? R = NH² एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी जो होती थी बोलो, और ये पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E², चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Z एटॉमिक नंबर, यही होता था। और अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। किसकी? H की आपने वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी। चलिए इसको मैं थोड़ा और वैसे लिख देता हूं सो दैट कि आपको पूरी सारी बातें गले उतर जाए। दोनों कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी। तो फिर ऐसे में वेरिएबल कौन रह गया? n² और अपॉन Z। इसको आपने इन सभी वैल्यूज को पुट करके आपने R0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो R किस पे डिपेंड करता है? सर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के स्क्वायर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो जैसे जैसे आप शेल नंबर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ेगा ना यार। अरे ये सब तो आसान सी बातें, ये तो क्या ही जाननी है। और नीचे Z एटॉमिक नंबर, मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, न्यूक्लियस पर अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है, तो फिर रेडियस डिक्रीज होता है। ओहो, पहला खेल। और दूसरा क्या है? मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो मैंने कहा कि अगर अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड के कंपेरेबल मूव करने लगे, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास हो जाए तो फिर उसका मास बढ़ने लगेगा, और अगर मास बढ़ने लगा तो फिर से रेडियस घटने लगेगा। तो दोनों खेल हैं। ओहो हो, कैसे बताऊं, मजा ही आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? अब मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। एक बात तो ये ऊपर वाला रिलेशन, और दूसरा वाला क्या है, वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ाएंगे, अरे कमाल की बात बता रहा हूं, न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ाओगे, कहां गया वो, ये रहा, न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ाओगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ाओगे, न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ने लगेगा तो फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ने लगेगी, और अट्रैक्शन बढ़ने लगेगी तो फिर ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस में गिरना चाहेगा। अरे अगर ये अट्रैक्शन बढ़ रही है तो एक तरह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बुला रहा है ना, कह रहा है आजा आजा आजा, मेरे पे गिर जा। और इलेक्ट्रॉन कहेगा ना भाई, तेरे पे गिर नहीं सकता, तेरे ऊपर कूद नहीं सकता, तेरे अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तेरे अंदर कूद नहीं सकता, तेरे में समा नहीं सकता। तो फिर ऐसे में अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, अट्रैक्शन बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता न्यूक्लियस में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। अरे जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रखे और यहां पर ये न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, तो ये ऐसे से पास आ रहा है, तो फिर एक फोर्स जो इसे दूर लेके जाए ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में ना गिरे, तो वो जो दूर लेके जा रहा है फोर्स, वो कौन है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कैसे बढ़ेगा सर, इसका मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस पर प्रोटॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, सो दैट की अट्रैक्टिव फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड पुलिंग फोर्स बैलेंस कर ले और इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में घूमता रहे, इस न्यूक्लियस में ना गिरे। आइए आपको मेरी बात समझ में कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो गिर नहीं सकता, उसे एक स्टेबल ऑर्बिट में बना रहना है, तो फिर ऐसे में उसे अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाना होगा, और वो केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा ले, बहुत तेजी से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाए, या फिर अपने मास को भी बढ़ा ले, और ये दोनों चीज बढ़ जाती है कब, रिलेटिविस्टिकली ये दोनों चीज बढ़ती है रिलेटिविस्टिकली, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी जैसे ही कंपेरेबल होगी लाइट के, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होगी, तो उसका मास भी रिलेटिविस्टिकली बढ़ने लग जाएगा। तो ये दोनों बढ़ती हुई चीजें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाती हैं, और इलेक्ट्रॉन फिर से एक स्टेबल ऑर्बिट में बना रहता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता। आया आपको समझ में? अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते हैं ना, तो वहां पर 1s इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 1s इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि दोनों चीज मैच करनी है, दोनों चीज बैलेंस करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, एंड फोर्स ऑफ आउटवर्ड पुलिंग, फोर्स ऑफ आउटवर्ड मोशन, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और वो वेलोसिटी को बढ़ाने से ही बढ़ता है। तो फिर ऐसे में
जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन 1s इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी दोस्तों, और ये कंपेरेबल हो जाती है, इट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। और ऐसे में हायर एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल्स में या हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में नहीं एटम्स में, हायर हैवियर एटम्स में, आप सिंपल ऐसे बोलिए हैवियर एटम्स में क्या होगा, हैवियर एटम्स में क्या होगा, हैवियर एटम्स के 1s इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई होगी, इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, वेलोसिटी बहुत हाई होगी। और अगर इनकी वेलोसिटी हाई हुई तो फिर ऐसे में इनकी वेलोसिटी सी के कंपैरिजन की हो गई, और सी के कंपैरिजन की हो गई तो इनका जो मास है ना, वो मास भी बहुत हाई होगा। और अगर इनका मास हाई हुआ तो दोस्तों मास अगर हाई हुआ तो रेडियस बहुत कम हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के बेहद करीब आ जाएंगे, करीब। आप समझ गए मेरी बात? या फिर आप इसे उल्टा समझ लीजिए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आर घटेगा, और अगर आर घटा तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। आई आपको मेरी बात समझ में? और अगर इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का अगर मास बढ़ा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत करीब आ गए हैं न्यूक्लियस के, और अगर न्यूक्लियस के करीब आ गए हैं तो फिर उनके ऑर्बिटल साइज छोटे हो गए हैं, आर कम हो गया है। समझ गए आप मेरी बात? तो हैवियर एटम्स में क्या होता है, हैवियर एटम्स में क्या होता है, 1s की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन की होती है, और उनके साइज बहुत छोटे होते हैं, उनके मास बहुत ज्यादा होते हैं, और ऑर्बिटल साइज डिक्रीज करने लगता है। ऑर्बिटल साइज, एस ऑर्बिटल साइज, एस या फिर पी ऑर्बिटल साइज डिक्रीज करने लगता है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, दोनों के गजब की बात क्या होती है, दोनों की वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दोनों पर अट्रैक्शन बहुत कमाल का है, दोनों को न्यूक्लियस बहुत बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर, दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर गजब की होती है, गजब की है, दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर गजब की है। मतलब दोनों की न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी बहुत गजब की है। एस की तो बहुत ही कमाल की है, एस की तो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस पर। मतलब एस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बेहद इर्द गिर्द रहना चाहता है, बेहद पास में रहना चाहता है, उसके ऊपर टिका रहना चाहता है, उसके ऊपर बैठना चाहता है। अरे इसका तो एल वैल्यू 0 होती है ना यार, तो ये तो न्यूक्लियस के बिल्कुल कहता है कि मैं तो बस तेरे ऊपर ही चढ़ जाऊं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है। तो अगर ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है तो फिर ऐसे में ये गजब का न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा, न्यूक्लियस में गिर तो सकता नहीं है, तो फिर गजब की इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसे में इनका क्या होता है, इनके रेडियस बेहद कम होते हैं, बेहद कम हो जाते हैं, बेहद न्यूक्लियस के पास आते हैं, क्योंकि इनकी गजब की पेनिट्रेटिंग पावर है। पी की भी कमाल की पेनिट्रेटिंग पावर होती है अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू डी एंड एफ ऑर्बिटल। अगर डी और एफ ऑर्बिटल की बात करें तो उनके रिस्पेक्ट में पी की भी जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर है, मतलब ये भी न्यूक्लियस के बहुत पास रहना चाहता है, एस तो बहुत ज्यादा ही पास चला जाता है, एस के कंपैरिजन में पी उतना पेनिट्रेटिंग नहीं है। अरे एस के कंपैरिजन में पी की पेनिट्रेटिंग पावर उतनी कमाल की नहीं है, ये सब तो पता है यार आपको, यार मैं ये क्यों बता रहा हूं। अरे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आपको पता ही होते हैं ना यार, अब ये थोड़ी पढ़ाऊंगा। चलिए मैं अगली क्लास में पेनिट्रेशन और शील्डिंग भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए एस जो होता है वो जबरदस्त पेनिट्रेटिंग होता है, उसके न्यूक्लियस के पास रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कमाल की है, जबरदस्त न्यूक्लियस के पास अपना समय बिताना चाहता है, और अगर न्यूक्लियस के पास खूब समय बिता रहा है तो खूब अट्रैक्शन भी फील कर रहा है, और उस अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी को भी खूब बढ़ा रहा है। तो ऐसे में एस जो होते हैं ना, एस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कमाल की होती है, बहुत हाई हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। और अगर वेलोसिटी हाई हो जाती है तो रेडियस बेहद कम हो जाते हैं, और रेडियस अगर कम हो गए तो फिर ऑर्बिटल साइज डिक्रीज कर गया, एस ऑर्बिटल साइज डिक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ठीक वैसे पी का भी खेल है, पी भी क्या कहता है, न्यूक्लियस के बेहद करीब होता है, बेहद करीब, और अगर करीब है तो फिर इस पर भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन जबरदस्त है, ये भी अपनी वेलोसिटी को खूब बढ़ाएगा, और अगर ये भी अपनी वेलोसिटी को खूब बढ़ाएगा तो इसका मास मैसिव हो जाएगा, रेडियस इसके डिक्रीज कर जाएंगे, पी ऑर्बिटल का साइज भी डिक्रीज कर जाएगा, पी ऑर्बिटल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्या है, ये है सर यही तो है
एस की जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर, पी की जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर, और इनके न्यूक्लियस के पास होने की वजह से इनकी वेलोसिटी जबरदस्त हो जाना, जिसकी वजह से इनके साइज, ऑर्बिटल साइज डिक्रीज कर जाना। यही तो है डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, सीधा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है ये, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? इट इज डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। सिंपल कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बेहद करीब है उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एस बेहद करीब होते हैं, पी बेहद करीब होते हैं, तो इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो इनके ऑर्बिटल साइज डिक्रीज कर जाते हैं। इनके ये जो जिस ऑर्बिटल में ये होते हैं ना, वो बहुत श्रिंक कर जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, न्यूक्लियस को एकदम जबरदस्त जबरदस्त न्यूक्लियस को एकदम शील्ड कर लेते हैं। यही है डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। आया आपको मेरी बातें समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कुछ नहीं है, एस और पी की जबरदस्त 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 पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से, पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से, जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से इनकी वेलोसिटी बढ़ना, मास का बढ़ना, और ऑर्बिटल साइज का डिक्रीज होना, ऑर्बिटल साइज का डिक्रीज होना, एस और पी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, यही है डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होते तो फिर 1s का जो साइज है 1s ऑर्बिटल का वो इस तरह का होता। अब जैसे ही इस पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगे, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगते कैसे, क्यों लगे? सिंपल यही सर एटॉमिक नंबर बढ़ गया था, एटॉमिक नंबर बढ़ गया था सर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई थी सर, और अगर अट्रैक्शन बढ़ गई है तो फिर अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए, सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना गिर जाए, उसको बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, ताकि एक आउटवर्ड पुल लगता रहे, उसे एक आउटवर्ड पुल महसूस होता रहे, और वो न्यूक्लियस में ना गिरे। इसलिए जैसे जैसे जेड बढ़ेंगे, जेड तो बढ़ेंगे, और अगर जेड बढ़ेंगे तो भैया वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर भैया मास जो होगा वो भी बढ़ेगा, और आर डिक्रीज कर जाएगा, और अगर आर डिक्रीज कर गया तो फिर ये जो 1s है ये रिलेटिविस्टिकली श्रिंक हो जाएगा, छोटे साइज का हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये इस साइज का चला जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होते तो ये इसी साइज का ही रहता। अरे अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर लाइट के कंपेरेबल नहीं हुई होती, या लाइट के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होती, तो फिर ऐसे में कोई मास पर इफेक्ट नहीं पड़ते। जो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का वही उसका इन मोशन मास है, वही उसका मोशन के दौरान उसका मास है, तो उसपे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। और अगर मास कांस्टेंट रहता तो फिर ऐसे में साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ते। अगर पास ही नहीं आया इलेक्ट्रॉन, अगर पास ही नहीं आया न्यूक्लियस के, तो फिर ऐसे में आपको कोई जरूरत नहीं है वेलोसिटी बढ़ाने की, वेलोसिटी कांस्टेंट भी चल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में ऑर्बिटल साइज पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आ गया है न्यूक्लियस के, वेलोसिटी बढ़ाने की दरकार है, और अगर वेलोसिटी बढ़ाई तो साइज डिक्रीज करेंगे, और वो साइज छोटे हो गए। बड़ा जो 1s था ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ये छोटा हो गया, मान लीजिए पहले ये इतना बड़ा था, तो फिर पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज जो है, पहले इतना बड़ा स्फीयर था, पहले इतना बड़ा स्फीयर था, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था वो इतने बड़ी वॉल्यूम में था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बहुत छोटा सा हो गया है, तो अब इसकी शील्डिंग पावर भी बढ़ जाएगी, ओहो, न्यूक्लियर शील्डिंग पावर इसकी जबरदस्त हो जाएगी। अरे पहले वो जो चार्ज था, वो 1s जो इलेक्ट्रॉन था, वो एक बड़ी वॉल्यूम में कन्फाइन था, अब वो एक छोटी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल वॉल्यूम में कन्फाइन हो गया है, क्योंकि ऑर्बिटल साइज डिक्रीज कर गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एक छोटे से स्फीयर के ऊपर पड़ा है। अगर छोटे से स्फीयर के ऊपर पड़ा है तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर ऐसे में न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को रोकने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को बेहतरीन रोका जा सकता है।
ऐसे में कॉन्ट्रैक्टेड एस ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से क्या होता है, एक तो एस और पी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और दूसरा इनकी शील्डिंग पावर बेहतरीन हो जाती है। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, एस और पी ऑर्बिटल है, एस और पी ऑर्बिटल है, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लग रहे हैं, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लग रहे हैं। तो ऐसे में एस पी के ऑर्बिटल साइज, एक तो इनके ऑर्बिटल साइज क्या होंगे, क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड 1s, छोटा 1s, एक तो 1s है और वो और छोटा हो गया है और कम वॉल्यूम में कन्फाइन हो गया है, तो फिर उसकी शील्डिंग पावर भी कमाल हो गई है, उसकी शील्डिंग पावर भी जबरदस्त हो गई है। शील्डिंग पावर का शानदार बढ़ना, शानदार होना, ओहो, ये बात है। आया आपको समझ में। डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट किस पे पड़ते हैं, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, वो ऑर्बिटल्स, वो इलेक्ट्रॉन टाइप्स, वो ऑर्बिटल टाइप्स जो न्यूक्लियस के बेहद करीब हैं, जिसमें एस और पी है। तो फिर वो क्या होंगे, उनके साइज घट जाएंगे, ऑर्बिटल साइज घट जाएंगे, ऑर्बिटल साइज घटेंगे तो उनकी शील्डिंग पावर बढ़ जाएगी, वो बेहतरीन न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को शील्ड कर पाएंगे, वो बेहतरीन न्यूक्लियस से निकलते हुए चार्ज को, न्यूक्लियस से निकलते हुए चार्ज को यहीं रोक लेंगे, यहीं रोक लेंगे, यहीं पर, ऐसे यहीं पर रोक लेगा, ऐसे यहीं पर रोक लेगा। या जो पी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो भी इन फील्ड लाइंस को रोकने की कोशिश करेगा, इनकी शील्डिंग पावर जबरदस्त हो जाएगी। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, पहला कॉन्सिक्वेंस है एस और पी का साइज डिक्रीज होना और उनकी शील्डिंग पावर का बढ़ जाना, वो जबरदस्त शील्डर हो जाते हैं, वो न्यूक्लियर शील्डिंग जबरदस्त करते हैं। आया आपको समझ में, ये था डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। अब ये क्या है, ये क्या वाला है, इसकी और चर्चा करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं है, बेहद आसान है, बेहद आसान है, बेहद आसान है। मान लीजिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, यहां पर ठीक है, यहां पर ये 1s है, 1s शेल है, इट इज 1s, ठीक है। अब क्या होगा सर, अभी आपने कहा कि जैसे ही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगेगा तो फिर ऐसे में 1s जो ऑर्बिटल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब ये अंदर आने लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ऐसे में होगा क्या, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा क्या, अगर ये अंदर आने लगेगा तो ऐसे में होगा ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटे साइज का हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, अंदर आ जाएगा, ये अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अगर इसके शील्डिंग पावर की बात करूं, बाहर वाले के शील्डिंग पावर की बात करूं, इसकी शील्डिंग पावर की बात करूं, तो इसकी शील्डिंग पावर और अंदर वाले की शील्डिंग पावर की अगर कंपैरिजन करूं, आउटर वाले 1s के जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगे थे, उसकी अगर शील्डिंग पावर की बात करूं, तो क्योंकि वो बड़े साइज का है, अगर बड़े साइज का है तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेहद कम है या फिर रिलेटिवली कम है इस अंदर वाले के, और ऐसे में बाहर वाले की शील्डिंग पावर कम है, बेहद कम है अंदर वाले के शील्डिंग पावर के, इनर वाले के। यही होगा, ऐसा ही होगा। तो जैसे ही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगे, यहां पर मैं लिख देता हूं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑपरेट हो गए, जैसे ही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगे, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगा तो ये 1s कॉन्ट्रैक्ट होने लगा और ये अंदर की तरफ ऐसे आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल, मजा आ गया। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डी और एफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो डी और एफ ऑर्बिटल्स के जो मैक्सिमा होते हैं, मैक्सिमा वो कहां होते हैं सर, वो तो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वो तो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से। तो उन पर क्या होगा, उन पर डायरेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मान लीजिए डी ऑर्बिटल कहीं यहां पर है और एफ ऑर्बिटल तो और दूर है, डी ऑर्बिटल कहीं यहां पर है, एफ ऑर्बिटल और दूर है। तो फिर ऐसे में अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगते तो इन पर इस बाहर वाले 1s की शील्डिंग पावर कम होती और न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इनके बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसके बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन जबरदस्त होते, कमाल होते। जब
डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अगर नहीं होते दुनिया में, अगर एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर 1s का साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता, और अगर इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता 1s का, तो फिर डी और एफ पर अगर साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता तो इसकी शील्डिंग पावर बहुत कम होती। अरे अगर इसका साइज 1s का साइज अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता तो ये बड़े साइज का होता, और अगर बड़े साइज का होता तो ये न्यूक्लियर शील्डिंग उतनी बेहतरीन नहीं कर पाता, और अगर न्यूक्लियर शील्डिंग बेहतरीन नहीं कर पाता तो डी और एफ ऑर्बिटल्स बहुत आसानी से न्यूक्लियस को देख पाते, न्यूक्लियस पर अपनी नजर गड़ा पाते। अरे जो बड़े वाला एस है, ये जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड एस है, बिना रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वाला जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड 1s ऑर्बिटल है, क्योंकि वो बड़े साइज का है, तो वो न्यूक्लियर शील्डिंग जबरदस्त कर नहीं सकता, और अगर ये न्यूक्लियर शील्डिंग जबरदस्त नहीं कर सकता तो न्यूक्लियर फील्ड लाइंस इसको भेद कर, इससे निकल कर डी और एफ पर लगती, और डी और एफ जबरदस्त अट्रैक्शन फील कर रहे होते, ऐसा ही होता। लेकिन क्योंकि दोस्तों रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तो लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ेगी, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और 1s का तो बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो फिर रेडियस डिक्रीज होंगे ही होंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा, अगर डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगेंगे ही लगेंगे, 1s अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, उसकी शील्डिंग पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो फिर ऐसे में नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कंपैरिजन में, जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लग रहे थे उस समय 1s शील्ड नहीं कर पा रहा था, और डी और एफ पर कमाल के अट्रैक्शन थे, कमाल के न्यूक्लियर अट्रैक्शन थे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन थे। ये कब था जब नो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, नो डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जब कोई डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं था तो फिर 1s ऑर्बिटल बड़े साइज का था, और न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को रोकने में नाकामयाब था, न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को वो बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था, और बहुत आसानी से न्यूक्लियर फील्ड लाइंस उसको भेदते हुए डी और एफ तक पहुंच जा रही थी, और उनको बहुत बेहतरीन अट्रैक्ट कर रहा था न्यूक्लियस, उस डी ऑर्बिटल को भी अट्रैक्ट कर रहा था, उस एफ ऑर्बिटल को भी अट्रैक्ट कर रहा था, उन पर भी कमाल के अट्रैक्शन थे। समझ गए आप मेरी बात? कब था ये? जब कॉन्ट्रैक्शन ना हुआ हो, जब डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगा ही ना हो, लेकिन क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तो लगेंगे, और अगर डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तो आएंगे एग्जिस्टेंस में, तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर ये आएंगे तो फिर 1s कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर 2p कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड 1s मतलब छोटे साइज के 1s और 2p ये बेहतरीन न्यूक्लियर शील्डिंग करेंगे। तो जो अट्रैक्शन अभी तक डी और एफ फील कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जैसे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड 1s और 2p इनकी शील्डिंग पावर बढ़ जाएगी, ये न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को उतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो फिर ऐसे में डी और एफ पर अट्रैक्शंस घट जाएंगे। कैसे? डी और एफ पर अट्रैक्शंस घट जाएंगे, क्योंकि 1s और 2p पर इन पर डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगा है, इनके साइज कॉन्ट्रैक्ट हुए, साइज डिक्रीज हुए, साइज कॉन्ट्रैक्ट होने से इनकी शील्डिंग पावर बढ़ी है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हुए, इनकी शील्डिंग पावर बढ़ी है, और इनकी शील्डिंग पावर, न्यूक्लियर शील्डिंग पावर इनकी बढ़ी है इस 1s और 2p की, और अगर इनकी न्यूक्लियर शील्डिंग पावर बढ़ेगी तो डी और एफ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट जाएगा, ओहो डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? जब डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगे थे उसके कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये हुआ दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से 1s और 2p इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ने से इनके मास बढ़ गए, इनके मास बढ़ने से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने से इनकी शील्डिंग पावर बढ़ गई, और शील्डिंग पावर बढ़ने से डी और एफ पर अट्रैक्शन घट गए, ओहो अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए। इसको आप बोलते हैं
इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, इसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें क्लियर हुई क्या? तो दोस्तों डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है? डायरेक्ट कुछ नहीं है सर, डायरेक्ट तो सीधे सीधे सीधा सीधा मतलब है 1s या s या फिर s या फिर s या फिर p ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज कर जाना, उनकी शील्डिंग पावर बढ़ जाना, ये है डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है सर? s और p के साइज डिक्रीज होने से, उनकी शील्डिंग पावर बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन d और f के लिए कम हो जाते हैं, और क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन d और f के लिए कम हो जाते हैं तो फिर ऐसे में d और f डीस्टेबलाइज हो जाते हैं। डीस्टेबलाइज, ये डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, ये डीस्टेबलाइज। क्योंकि यहां पर क्या था, जब तक रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, जब तक डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पिक्चर में नहीं आए थे, जब तक डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तब तक तो अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि बड़े बड़े 1s ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर बहुत बकवास थी, इनके बीच इन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, d और f पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमाल के थे। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, इन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटती है और ये डीस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो फिर आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से s और p ऑर्बिटल के साइज डिक्रीज करते हैं, मतलब ये स्टेबलाइज होते हैं, ये तो स्टेबलाइज होते हैं। s और p ऑर्बिटल क्योंकि न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं ना भाई, तो उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जबरदस्त लगने लगती है ना, तो s और p ऑर्बिटल तो स्टेबलाइज होने लगते हैं। d और f पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटने लगती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड 1s और 2p जबरदस्त न्यूक्लियर शील्डिंग करते हैं, और क्योंकि d और f पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेंगे तो फिर ऐसे में d और f डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, डीस्टेबलाइज। आया आपको समझ में? डीस्टेबलाइज हो जाएंगे। बोलो यार। पहले थे जब डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगा था, तब तो अट्रैक्शन कमाल के थे, लेकिन जैसे ही लग गया तो फिर ऐसे में उन पर अट्रैक्शन, उस डी और एफ पर अट्रैक्शन घट गए और वो फिर से एक्सपेंड करने लगे, फिर से वो न्यूक्लियस की गिरफ्त से बाहर जाने लगे, डीस्टेबलाइज होने लगे। आया आपको समझ में? साइज कॉन्ट्रैक्शन, एस और पी स्टेबलाइजेशन, इनका तो स्टेबलाइजेशन होगा और डी और एफ का डीस्टेबलाइजेशन होगा। अब इस डीस्टेबलाइजेशन से क्या होता है? अब एक बात आप और बेहतरीन सुनिएगा। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर आपने सारी कहानी 1s और 2p के जो न्यूक्लियस के बेहद पास है, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की पूरी कहानी आपने इसके इर्द गिर्द पढ़ दी है, और इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की कहानी, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की कहानी आपने कहां पढ़ी? आपने पढ़ी डी और एफ के इर्द गिर्द। और ये डी और एफ वैलेंस वाले भी हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ वैलेंस, ये वैलेंस के भी हो सकते हैं और ये कोर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जबरदस्त शील्डिंग, अगर ये जबरदस्त न्यूक्लियर शील्डिंग करेंगे, अगर ये जबरदस्त स्टेबलाइज हैं तो इनकी जबरदस्त न्यूक्लियर शील्डिंग होगी, और जबरदस्त अगर इनकी न्यूक्लियर शील्डिंग है तो फिर चाहे डी कोर का हो चाहे फिर वो डी वैलेंस का हो, दोनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो घट ही जाएंगी, दोनों ही डीस्टेबलाइज होंगे। इनके डीस्टेबलाइजेशन की ही बात है, ये तो डीस्टेबलाइज ही होंगे, ये स्टेबलाइज होंगे। बहुत बढ़िया, आपने ये सारी कहानी पढ़ी, डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की सारी कहानी आपने 1s और 2p के बारे में पढ़ी जो भी बेहद करीब थे, और यहां पर आपने ये सारी कहानी डी और एफ के बारे में पढ़ी। आपका क्या मानना है आपका गोल्ड में पढ़े 6s ऑर्बिटल के बारे में, इसके बारे में आपका क्या मानना है? या फिर गोल्ड से आगे मरकरी में पढ़े 6s2 के बारे में, या फिर थैलियम, उसके आगे जो थैलियम आता है, ठीक है, आर्सेनिक, इंडियम गैलियम थैलियम, ऐसे गया इंडियम गैलियम थैलियम, आर्सेनिक तो वो 15 ग्रुप वाला है ना यार, इंडियम गैलियम थैलियम, ठीक है। तो इसमें भी क्या है 6s2 6p1, इन पर क्या होगा? इस 6s पर क्या होगा सर? इस पे भी तो बताइए ना, इस पर इसकी क्या कहानी होगी?
आपने इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में आपने ये तो कह दिया, क्या कह दिया आपने कह दिया कि 1s और 2p बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी न्यूक्लियर शील्डिंग बढ़ जाती है, d और f पर इनके अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। क्या ख्यालात हैं आपके? इनके स्टेबलाइजेशन पर 6s पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये स्टेबलाइज हो रहे हैं तो 6s कैसे प्रभावित होगा? 6s का क्या लेना देना है इस स्टेबलाइजेशन से या फिर इस डिस्टेबलाइजेशन से? 6s का क्या होगा? तो दोस्तों कमाल हो जाता है, कमाल हो जाता है। आप मुझे बताइए 6s जो है इसके अंदर कौन है? सर इसके अंदर 4f है और 5d है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात। यहां पर क्या है सर? यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर 4f है, यहां पर 5d है। तो यहां पर क्या होगा? अगर डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगेंगे, देखिए इसको मैं और बेहतरीन लिखता हूं, एक मिनट, इसको बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। मान लीजिए ये यहां पर 1s है, यहां पर 2p है, इट इज 1s, इट इज 2p, यहां पर कहीं 4f है, ठीक है, यहां पर कहीं 5d है और यहां पर कहीं 6s है। अब एक एक बात बहुत बेहतरीन समझते हैं, अब एक एक बात पूरी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। होगा क्या? होगा ये कि डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगेगा तो ये 1s और करीब आ जाएगा, और करीब आ जाएगा, 2p भी करीब आ जाएगा, ठीक है, हो गया। ये क्या है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को आप डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? सर अभी तो समझाया था आपने, अभी आपने समझाया था, अगर ये पास आ गए तो ये दूर जाने लगेंगे, ये दूर जाने लगेंगे, ये दूर जाने लगेंगे। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं इनडायरेक्ट, इन्हीं दोनों को कहते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये एक्सपेंड हो गए, ये डी और एफ एक्सपेंड हो गए, और अगर ये एक्सपेंड हो जाएंगे, अगर बड़े साइज का ऑर्बिटल हो जाएगा तो फिर ऐसे में डी और एफ पहले से ही बर्बाद है। डी और एफ इनकी शील्डिंग पावर पहले से ही खत्म होती है, इनकी शील्डिंग पावर पहले से ही बेहद कम होती है, पहले से ही ऑलरेडी ये तो बर्बाद है, ऑलरेडी ये तो बर्बाद शील्डर है, इनकी शील्डिंग पावर तो ऑलरेडी बर्बाद है, और ये और एक्सपेंड हो गए और डिस्टेबलाइज हो गए और बड़े साइज के हो गए, तो फिर इनकी शील्डिंग पावर डी और एफ की शील्डिंग पावर, क्या कह रहा हूं? डी और एफ की शील्डिंग पावर इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से डी और एफ की शील्डिंग पावर और घटिया हो जाएगी, और बर्बाद हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी, और ना के बराबर हो जाएगी, और किसी काम की नहीं रहेगी, ये और बर्बाद हो जाएंगे, इनकी शील्डिंग पावर और खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक्सपेंड करके ये तो डिस्टेबलाइज हो गए, ये तो बड़े साइज के हो गए, और अगर बड़े साइज के हो गए तो फिर यहां से जो न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियर फील्ड लाइन निकल के बाहर गई थी, यहां से जो न्यूक्लियर फील्ड लाइन निकल के बाहर गई थी, बहुत आसानी से इनको भेद देंगी, ये और डिफ्यूज हो गए, ये डी और एफ और डिफ्यूज हो गए, और अगर ये और डिफ्यूज हो जाएंगे तो भैया 6s, ओहो, पहले ये यहां पे थे, न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को रोक पाते थे। अरे यार, जब डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगे थे, 1s 2p कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए थे, तो फिर 4 और 5d जबरदस्त न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करते थे, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगे, उनका इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखा, तो फिर ऐसे में ये 4f और 5d और डिस्टेबलाइज हो गए, और डिफ्यूज हो गए, और बड़े साइज के हो गए, इनकी न्यूक्लियर फील्ड लाइंस को रोकने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, जो पोटेंशियल है, जो पावर है, वो सब बर्बाद हो गई और कम हो गई, और ऐसे में 6s पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और 6s स्टेबलाइज हो जाएंगे। ओहो, कमाल हो गया। जो डिफ्यूज्ड डी और एफ हैं, जो डिस्टेबलाइज्ड डी और एफ हैं, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से, उनकी बर्बाद शील्डिंग पावर की वजह से, उनकी बकवास शील्डिंग पावर की वजह से, उनकी ना किसी काम की शील्डिंग पावर की वजह से 6s पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और 6s स्टेबलाइज हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, यहां से मैं लिखता हूं इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, 1s2p कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 1s2p कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डी और एफ क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डी ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर गए, और ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, इनकी शील्डिंग पावर बढ़ गई, ये एक्सपेंड कर जाएंगे, क्योंकि इन पर न्यूक्लियर शील्डिंग कम है, ये एक्सपेंड कर जाएंगे, और अगर ये एक्सपेंड कर गए तो इनकी इनकी शील्डिंग पावर घट जाएगी, शील्डिंग पावर घट जाएगी, और अगर इनकी शील्डिंग पावर घटी तो 6s पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, ओहो हो बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो फिर ऐसे में होता क्या है, होता ही है इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से डी और एफ डीस्टेबलाइज होते हैं, ठीक है, और वैलेंस एस, वो 6s भी हो सकता है, या फिर वैलेंस एस, या फिर पी, ओहो पी पर भी तो, अरे पी पर भी तो 6 के बाद, अरे 6s के बाद पी भी तो आएगा, और क्योंकि ये पेनिट्रेशन तो रखते हैं, इनके इनर लोब तो होते ही है, अरे इनके इनर लोब भी तो है, इनर लोब, अबे ऐसा थोड़ी है कि 6s यहीं से शुरू हुआ है, इसके इनर लोब भी तो है। अब अच्छा, अब इनर लोब भी बताने पड़ेंगे क्या, अरे 6s है तो इसमें पांच नोड हैं, अंदर इसके छोटे छोटे और लोब भी तो है, वो भी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेंगे, और ऐसे ही 6p भी तो फील करेगा, और इनर लोब होते हैं, इनमें इनर लोब होते हैं, और फिर से ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को बेहतरीन फील करते हैं, और फिर से वैलेंस के 6s और 6p स्टेबलाइज हो जाते हैं, ओहो हो। तो इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट दो तरह का, एक तो डी और एफ को डीस्टेबलाइज करने वाला, उनको एक्सपेंड करने वाला, और एक वैलेंस के एस और पी को स्टेबलाइज करने वाला। यही तो वजह है गोल्ड के नोबल कैरेक्टर की, यही वजह है गोल्ड के नोबल कैरेक्टर की, या फिर मरकरी के लो मेल्टिंग पॉइंट की। चर्चा करेंगे तो एप्लीकेशंस में चर्चा करेंगे अपन, अभी तो एप्लीकेशंस की चर्चा ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूं। आया आपको समझ में इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब अपन बात करेंगे तीसरे इफेक्ट की, जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ये बेहद आसान है, इसकी मैंने पहले भी चर्चा कर दी थी, अब फिर चर्चा कर देता हूं। दोस्तों होता ही है, जब एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा हो जाए, 30 या उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर ऐसे में LS कपलिंग जो होती है ना, ये काम की नहीं रहती। इट इज नॉट दैट मच यूजफुल, नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं होती है। फिर क्या रहता है, फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन करता है, एक तो ऑर्बिटिंग करता है और दूसरी स्पिनिंग करता है। तो फिर ऐसे में ये दोनों एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटिंग से निकला L और स्पिनिंग से निकला हुआ, अब स्पिनिंग से क्या निकलेगा सर, प्लस माइनस हाफ। अरे या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, यही हो सकता है। तो फिर ऐसे में इनके, इस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटिंग एंगुलर मोमेंटम और स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, ये क्या करते हैं, ये कपल कर जाते हैं, और एक नया टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर मिलता है J, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर मिलता है, जो कि ये गुड क्वांटम नंबर है। ये हैवियर एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा जहां पर एटॉमिक नंबर 30 या उससे ज्यादा है। तो फिर एक नया टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर आपको देखने को मिलेगा, और वो है J। और ये J क्या हो सकता है सर, ये J हो सकता है L प्लस माइनस हाफ, और ये आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। मान लीजिए आपको अगर बिस्मथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बिस्मथ की, तो ये क्या है सर, 15 ग्रुप एलिमेंट है, 15 ग्रुप एलिमेंट। तो आपने कई बार पढ़ा आपने। देखिए कमाल की बात बताता हूं, सारी बात एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ही मत करिए, मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पीरियोडिक टेबल की बात कर ही दी है तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर क्या होता है, अगर डी की बात करूं, डी की चर्चा अगर अपन करते हैं, तो डी में डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं, तो फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मैंगनीज +7, टेक्नीशियम और रिहीनियम, अगर इन तीनों की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन,
ज्यादा स्टेबल कौन? इनके इनके आप ऑक्सो एसिड्स बना लो, ये बना लो, ये बना लो। ज्यादा स्टेबल कौन? सर ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये जबरदस्त स्टेबल है, ये कमाल का स्टेबल है, ये जबरदस्त स्टेबल है। तो डाउन द ग्रुप जब डी में आप चलते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटीज बढ़ती हैं, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आप पी पे उतर आए, पी में जाए तो उल्टा हो जाता है। यहां पर अगर जाएंगे तो फिर यहां पर तो भैया इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला वो खेल आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला खेल, जहां पर कहता है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उससे -2 कर दे, ये ज्यादा स्टेबल है। अरे 14 ग्रुप में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना यार डाउन द ग्रुप। 15 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। और कमाल बताता हूं दोस्तों, क्या बताना चाह रहा था, कमाल बताता हूं दोस्तों, अगर मैं बिस्मथ की बात करूं ना तो बिस्मथ 15 ग्रुप एलिमेंट है, 15 ग्रुप एलिमेंट है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी का क्या होता है? एंटीमनी, इंडियम, एंटीमनी, बिस्मथ, यही होता है। अरे यही तो होता है। तो फिर ऐसे में अगर अपन देखें तो फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये +5 भी दिखाता है और +3 भी दिखाता है, बहुत बढ़िया। ये भी दोनों दिखाता है। इसमें +5 ज्यादा +3 ज्यादा स्टेबल होती है, +5 और +3, +5 ज्यादा स्टेबल है, +5 ज्यादा स्टेबल है। यहां पर भी ये +5 बना लेता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं तो फिर ऐसे में +5 की स्टेबिलिटीज कम होती है, +3 की स्टेबिलिटीज बढ़ने लगती है, और बिस्मथ के केस में तो +1 भी आ जाता है। अब ये क्या बला है, अब ये क्या है? अरे ये सब आपने देखा है यार। इससे पहले आप कार्बन देखो, सिलिकॉन देखो, जर्मेनियम, फिर क्या आता है? टिन और लेड, यही तो आता है, यही होता है ना यार। इससे आगे देखोगे तो आप यहां पोलोनियम आ जाएगा, पोलोनियम, ये आ जाएगा पोलोनियम, और सेलेनियम, टेल्यूरियम, सेलेनियम, यही सब तो आता है यार। अब मेरे को पूरा पीरियोडिक टेबल थोड़ी पढ़ाना है यार। तो मैं तो ये बता रहा हूं कि डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज बढ़ती हैं, लेकिन पी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। बोलो ना यार, +5 में आपको नहीं दिखेगा, और ये तो +5 में क्या, ये तो +3 में बहुत कम दिखता है, +1 में भी दिख जाता है। अगर आप नाइट्रोजन को कहोगे +1 में दिख जाओ, बोलेगा आएगा भैया, कभी नहीं दिखूंगा +1 में, कोई मतलब नहीं मुझे +1 से। समझ रहे आप मेरी बात? अगर आप एंटीमनी को कह दो +1 दिखा दे, कहेगा पागल है क्या? +3 पूछ ले, +3 दिखा दूंगा। +5 के लिए कहेगा तो रो धो के +5 भी दिखा दूंगा। ठीक है, आर्सेनिक को बोलोगे तू दिखा दे +5, बोलेगा पागल है क्या, अल्टरनेशन इफेक्ट है, नहीं दिखाऊंगा। आर्सेनिक को बोलोगे +5 दिखा, बोलेगा नहीं भैया अल्टरनेशन इफेक्ट नहीं दिखाऊंगा। लेकिन बिस्मथ +1 भी दिखा देता है। अब ये क्या वाला है, ये कैसे आया? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बेहतरीन बात बताता हूं, सुनिएगा मेरी बात। होता क्या है, मैंने क्या बोला, हेवियर एलिमेंट्स हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जबरदस्त होगी, और एक नया क्वांटम नंबर आएगा J। अब ऑर्बिटल का जो डेजिग्नेशन है ना, ऑर्बिटल डेजिग्नेशन जो अभी तक क्या था, जो लाइटर एलिमेंट्स में N और L होता है, NL। बोलो ना यार, अरे बोल तो दो आप। अबे आप लिखते हो ना 2p 2p6 2s2 3d9, तो ये क्या है, NL NLX, यही है जो अभी तक लाइटर एलिमेंट्स में ऑर्बिटल डेजिग्नेशन ये था। हैवियर एलिमेंट्स में ये नहीं रहता, हैवियर एलिमेंट्स में वो NJ बन जाता है। ठीक है, ठीक है, समझे आप मेरी बात, NJ बन जाता है। अब ये J क्या है, मान लीजिए होता ये है, मैं बताता हूं आपको, होता ये है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होगा क्या, आपका L ±½ हो जाता है, मतलब स्पिन में और ऑर्बिटल में कपलिंग हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट, ये है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने की वजह से स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है। न्यूक्लियस पर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर ऑर्बिटिंग कर रहा है तो वो इक्वलेंट है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग कर रहा है, और जैसे जैसे जेड बढ़ता है तो फिर अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग करेगा और जेड बढ़ेगा, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा, तो फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। न्यूक्लियस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई है, न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कपलिंग हो जाएगी न्यूक्लियर ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड की स्पिन
इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से, और ऐसे में इस तरह का आपको एक नया क्वांटम नंबर जो कि जे है देखने को मिलेगा। यही हुआ था, यही था। तो फिर ऐसे में अगर आप पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये पी ऑर्बिटल रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। किस में स्प्लिट करेंगे सर? इस फॉर्मूले को लगाते हुए स्प्लिट करवा दीजिए। पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो एक बार 1 में हाफ जोड़ दीजिए, एक बार 1 में हाफ घटा दीजिए, तो फिर ऐसे में क्या बन जाएगा? ऐसे में बन जाएगा पी ऑर्बिटल की रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगकर स्प्लिटिंग हो जाएगी और उससे दो नए सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किसी भी पीजे सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 2j + 1। तो जे की वैल्यू पुट कर दो। जे की वैल्यू कितनी है? जे की वैल्यू कितनी है? हाफ है। तो यहां पर अगर आप हाफ पुट करोगे तो इस वाले सेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। आया आपको समझ में? अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे ना दोस्तों, तो फिर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बिस्मथ की। तो बिस्मथ क्या है? 15 ग्रुप एलिमेंट है, 15 ग्रुप एलिमेंट है बिस्मथ। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। लेकिन ये तो यहां नहीं है ना, क्योंकि यहां तो क्या है? यहां एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, ये तो हैवियर एलिमेंट है। और अगर हैवियर एलिमेंट है तो मैंने बोला NL इट इज नॉट गुड क्वांटम नंबर, नॉट गुड क्वांटम नंबर। ये गुड क्वांटम नंबर नहीं है, गुड क्वांटम नंबर नहीं है। तो फिर ऐसे में यहां पर क्या होगा? यहां पर स्प्लिटिंग होगी, P की स्प्लिटिंग होगी। और अगर P की स्प्लिटिंग होगी तो फिर से वही बनेगा। क्या बनेगा? 6p1/2 6p3/2। और कमाल की बात बताता हूं दोस्तों, जबरदस्त बात बता रहा हूं। अंतर इतना कमाल है, अंतर तो इतना कमाल है, इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है ना इस स्प्लिटिंग से। अरे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बहुत कमाल की होगी, जबरदस्त होगी। और इस स्प्लिटिंग से क्या होगा? इस स्प्लिटिंग से दरअसल ये जो लोअर जे है ना, लोअर जे कौन सा है? L-12। ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं। और जो हाइयर जे जो किसके बराबर होंगे? हाफ, ये अनस्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज्ड होते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखिए S की तो स्प्लिटिंग होनी नहीं है, इसकी तो स्प्लिटिंग होनी नहीं है, इसकी तो कोई स्प्लिटिंग नहीं है, इसकी स्प्लिटिंग है। तो यहां तक तो ये ऐसे ही उतर जाएगा और यहां पर आप लिखेंगे 6p½ 6p3/2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। दोस्तों कमाल हो गया। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, एक भयंकर एनर्जी गैप है। और इनके बीच में जो रेडियस का डिफरेंस है ना, वो रेडियस का डिफरेंस भी बेहद कमाल है। लगभग 21.5 पिकोमीटर का रेडियस डिफरेंस होता है। मतलब 6p½ जो होता है ना, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। और 6p3/2 वो डीस्टेबलाइज्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। एनर्जी गैप 2.1 के आसपास होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और रेडियस डिफरेंस भी 21.5 पिकोमीटर के आसपास होता है। इतना कमाल का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, इतना कमाल का उसका कॉन्सिक्वेंस एज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपको देखने को मिलता है बिस्मथ में। और क्योंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो p में स्टेबलाइज हो गए, मैंने बताया था, याद करो, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से d और f डीस्टेबलाइज हो जाते हैं और s और p स्टेबलाइज हो जाते हैं। sb 6s भी स्टेबलाइज होगा, ये भी स्टेबलाइज्ड है और ये भी स्टेबलाइज्ड है, ये डीस्टेबलाइज्ड है। तो ये बहुत आसानी से ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल के बाहर आयनाइज हो सकता है। इसी वजह से बिस्मथ जो है ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये भी सीधे सीधे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस है। आया आपको समझ में? तो हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जिसमें क्या था?
जिसमें 1s और 2p का कॉन्ट्रैक्शन था, शील्डिंग पावर का बढ़ना था और इनका स्टेबलाइजेशन था। यही तो था, बोलो ना यार, यही तो था। और दूसरा क्या है? दूसरा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं था, इसमें डी और एफ का डीस्टेबलाइजेशन था, इसमें डी और एफ का एक्सपेंशन था, इनकी शील्डिंग पावर का डिक्रीज होना था, इनका डीस्टेबलाइजेशन था। ठीक है, और क्या था साथ में? वैलेंस एस और पी का कॉन्ट्रैक्शन था। ओहो हो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन पर बढ़ जाएगा क्योंकि डी और एफ बर्बाद शील्डर हो गए, इन पर कॉन्ट्रैक्शन था और इनका स्टेबलाइजेशन था। और इसमें भी पी का क्या है? पी हाफ है। ओहो, आया आपको समझ में? और तीसरा हमने देखा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जिसकी वजह से बिस्मथ जो है वो स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। या फिर आप सीधे कह सकते हैं कि फिर जहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, वहां पर एनजे एक गुड क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करेगा बहुत सी अनयूजुअल एनोमलस प्रॉपर्टीज को, जैसा कि मैंने बिस्मथ का किया है। अभी बहुत सी एक्सप्लेन होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, जहां पर अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटीज हैं, जो कि आप गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड +5 तक दिखा देता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमाल की होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कमाल की होती है। समझ गया आप मेरी बात? प्लेटिनम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा देता है। मरकरी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज दिखाता है, लिक्विड है, जबकि उसका भाई उससे जस्ट पहले गोल्ड जबरदस्त मेल्टिंग पॉइंट रखता है। ये जितनी भी बातें हैं, एक्टिनाइड्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटीज, ये सब एक्सप्लेन होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स से। आया आपको समझ में? आई आपको मेरी बातें समझ में? दोस्तों, मैंने जितना भी ज्ञान मेरे चैनल पे दिया है, मैं दावा करके कह सकता हूं कि वो ज्ञान आपको पैसे देने पर भी कोचिंग वाले नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं, अभी तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। ये जो मैंने आपको फ्री में दे दिया ना, ये आपको कोचिंग में पैसा दे के भी नहीं मिलेगा। ये तय बात है, तय, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आपको किसी नोट्स में इतना सब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में नहीं मिलेगा। और अभी तो इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ाऊंगा। अभी इसकी एप्लीकेशंस वाला तो रह ही गया। अभी तो डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की एप्लीकेशन, इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की एप्लीकेशन और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इनकी अभी एप्लीकेशन तो रह ही गई और वो अपन अगले क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है ना, ये आपको पैसे देकर भी कोचिंग इंडस्ट्री वाले नहीं देंगे। तो प्लीज इस कंटेंट की कदर करिए, क्योंकि ये फ्री में है, इसलिए आप इसे शेयर नहीं करते। दोस्तों, आपसे केवल एक ही गुजारिश है, इसको शेयर करो यार। आप शेयर तो कर सकते हैं ना, अपना हाथ तो हिला सकते हो ना। शेयर करने के पैसे थोड़ी लगते हैं यार। मैं पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा, आप शेयर भी नहीं कर सकते हो यार। मतलब ऐसे नहीं करो यार। इसके अलावा जितनी भी मेरी वीडियोस है, मैग्नेटिज्म से लेकर वॉल्स डायग्राम से लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर एनजीपी से लेकर एमओटी से लेकर, वो अपने आप में बेहद कमाल की हैं, बेहद काम की हैं। बुक्स से लेकर स्ट्रेटजी से लेकर, प्लीज उन्हें शेयर जरूर कीजिए। मेरी नई बुक आने वाली है, मैं उसका एक नया सेशन करूंगा, उस पर अपन चर्चाएं करेंगे। कितने रुपए की है, अमेजन पर कब आएगी और क्या क्या है उसमें। प्लीज इन सेशंस को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।